हेलो स्टूडेंट। सो हमारा यूनिट जो 2 है वो कंप्लीट हो चुका है और आज से जो हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है वो यूनिट 3 पे रहने वाला है। जो यूनिट 3 है इसमें हमें आइडियल गैस के बारे में पढ़ना है कि आइडियल गैस का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है और आइडियल गैस कौन कौन से अलग अलग प्रोसेस को फॉलो करता है। कुछ प्रोसेस का सारे प्रोसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट जो इंट्रोपी होता है जिसको कि रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो ये सारे प्रोसेस कैसे आइडियल गैस के ऊपर वैलिड होता है या कैसे आइडियल गैस फॉलो करता है, वो सारा चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट 2 पार्ट में ये यूनिट है और ये यूनिट बहुत छोटा है क्योंकि देखिए सेकेंड पार्ट हम लोग ऑलरेडी डेरिवेशन के साथ पढ़ चुके हैं, तो वो वाला पोर्शन तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और जो फर्स्ट वाला भी पोर्शन है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, कुछ ही टॉपिक है। जैसे इसमें हमें पढ़ना होगा कि आइडियल गैस क्या होता है, उसका क्या एजम्पशंस है, फिर जो गैसियस जो गैस होता है वो बेसिकली 3 लॉ को फॉलो करते हैं, वो 3 लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कुछ और जैसे इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है और गैस कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट क्या होता है। इतना टॉपिक अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा पार्ट 1 यूनिट 3 का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टॉपिक बहुत ही छोटा रहने वाला है और बहुत ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स 8 मार्क्स आई थिंक आपको मिलेंगे। तो ज़्यादा मार्क्स भी नहीं है, लेकिन बहुत कम टाइम में हम ज़्यादा अच्छा तैयारी करके वो पूरे मार्क्स को ले सकते हैं। जो हमारा यूनिट 2 था वो बहुत बड़ा था और वो एज अ बेस था, क्लियर है। तो उसको तो अच्छे से पढ़ना है, बाकी आगे आने वाला जो टॉपिक है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा जब आप यूनिट 2 समझे रहोगे तो वो भी आप इजीली समझ लेंगे। तो चलिए आज से जो हमारा जो डिस्कशन है वो यूनिट 3 से स्टार्ट करते हैं, क्लियर है। तो देखिए यूनिट 3 में हमें क्या पढ़ना है, आइडियल गैस के बारे में। तो आइडियल गैस के बारे में पढ़ना है तो पहला टॉपिक तो हमारा यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये आइडियल गैस होता क्या है, क्लियर है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए आइडियल गैस एज ए रियल में ऐसा कोई भी गैस नहीं होता है जो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करे। ये एक आइडियल गैस एक एजम्पशंस है। जैसे आइडियल फ्लूइड के बारे में हम लोग एफएम में पढ़े हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में, कि आइडियल फ्लूइड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वैसे ही आइडियल गैस जो होता है वो रियल में हाइपोथेटिकल मतलब कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कुछ हम ऐसा अरेंजमेंट करें तो रियल गैस उस गैस के ऑलमोस्ट आइडियल गैस जैसा बिहेव कर सकता है, लेकिन पूरी तरीके से यूनिवर्स में या फिर इस अर्थ में आइडियल गैस का कंसेप्ट पॉसिबल नहीं है। यह एक हाइपोथेटिकल या एक इमेजिनरी थिंग है, क्लियर है। तो चलिए हम लोग आइडियल गैस का एक डेफिनेशन देखते हैं। तो जो आइडियल गैस होता है, तो आइडियल गैस किसे कहेंगे, तो आइडियल गैस वो गैस होता है जो गैसियस के 3 लॉ होते हैं। वो 3 लॉ भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एक होता है चार्ल्स लॉ, दूसरा होता है बॉयल्स लॉ और तीसरा होता है गैस-लुसेक लॉ। तो अगर वो गैस जो इन तीनों लॉ को फॉलो करते हैं, क्लियर है, ऐसा गैस जो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और गैस-लुसेक लॉ, इन तीनों लॉ को फॉलो करता है, वैसे गैस को हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस। और ये भी केवल फॉलो ही नहीं करते हैं, वो हर एक प्रेशर और मतलब अलग अलग प्रेशर, अलग अलग टेम्परेचर को अगर हम चेंज करते जाएं तो भी अगर वो तीनों लॉ वैलिड होता है किसी भी गैस के लिए, तो वैसे गैस को हम लोग बोलेंगे आइडियल गैस, क्लियर है। तो आइडियल गैस क्या हुआ, आइडियल गैस पहला बात तो ये रियल में पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये एक इमेजिनरी गैस होता है, क्लियर है। ऐसा कोई भी मतलब कि गैस नहीं है जो एकदम आइडियल गैस की तरह बिहेव करे। नाम ही क्लियर है, आइडियल मतलब यूनिवर्स में आइडियल नाम की कोई चीज़ होती नहीं है रियल में, क्लियर, वो भी इस पर्टिकुलर टाइम में। तो मतलब आइडियल तो कोई हो ही नहीं सकता। तो आइडियल गैस मतलब क्या हुआ कि ये एक इमेजिन करते हैं हम कि हाँ हमारी जो कुछ और भी जो गैसेज हैं वो इस तरीके से होनी चाहिए, बट रियल में होती नहीं है। तो आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल गैस होता है। और आइडियल गैस वैसे गैस को बोलेंगे कि वैसा गैस जो हमारे 3 गैसियस लॉ हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैस-लुसेक लॉ, इन तीनों लॉ को और टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर कोई गैस फॉलो करता है तो वैसे गैस को हम लोग बोलेंगे क्या, आइडियल गैस। तो डेफिनेशन देख लीजिए, आइडियल गैस इज अ हाइपोथेटिकल गैस
विच ओबे ऑल द गैसियस लॉ अंडर ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब कि हमारा यहाँ पे की पॉइंट क्या क्या होने वाला है कि पहला तो ये एक हाइपोथेटिकल गैस है, मतलब रियल में ऐसा कोई गैस पॉसिबल नहीं है, बस इसको हम लोग एक इमेजिन करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इसलिए यह एक हाइपोथेटिकल गैस है। और दूसरा आइडियल गैस के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो गैसियस के 3 लॉ होते हैं, इन तीनों लॉ को ऑल प्रेशर और टेम्परेचर पर वो क्या करता है, फॉलो करता है, ओबे करता है। तो इतना ही डेफिनेशन हमारे लिए सफिशिएंट है आइडियल गैस के समझने के लिए कि एक हाइपोथेटिकल गैस होता है और ऑल गैसियस लॉ, जो 3 गैसियस लॉ हैं जो कि आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, उन तीनों लॉ को ये जो पर्टिकुलर गैस होता है, आइडियल गैस होगा, वो हर प्रेशर और टेम्परेचर पे फॉलो करेगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा आइडियल गैस। अब आइडियल गैस रियल में वो किस तरीके से बिहेव करता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला एजम्पशंस ये है कि जब गैस के 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो उनके बीच में जो एक फोर्स लगेगा वो फोर्स ना के बराबर होता है, मतलब नेग्लिजिबल फोर्स रहता है। तो नो फोर्स अप्लाई बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स। अगर हम किसी कंटेनर में आइडियल गैस को अगर मान लीजिए पुटअप कर देते हैं तो ये जो गैसियस होते हैं, गैसियस के अलग अलग जो मॉलिक्यूल रहेंगे एक दूसरे के बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे। पहला एजम्पशंस तो ये रहता है। दूसरा एजम्पशंस क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर, मतलब अगर इनका जो डायमेंशन है, मान लीजिए कि बहुत, मतलब जो भी डायमेंशन है अपने डायमेंशंस के कंपेयर में ये बहुत दूर दूर रहेंगे। तो ऑब्वियसली अगर वो बहुत दूर दूर, बहुत लार्जली सेपरेटेड रहेंगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी ऑब्वियसली मतलब बहुत कम होगा। तो दूसरा एजम्पशंस ये होता है कि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो बहुत दूर दूर एक दूसरे से फैले हुए रहते हैं। क्लियर है? और तीसरा जो एजम्पशंस ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर हम उनको हीट देते हैं या कोई भी अगर एक्सटर्नल एजेंसी से अगर हम उसको कुछ भी एनर्जी सप्लाई करते हैं तो जो 2 मॉलिक्यूल्स जो आपस में कोलाइड करेंगे तो उनका जो कोलिशन होने वाला है वो इलास्टिक होने वाला है। इलास्टिक मतलब क्या कि उनके शेप में कोई चेंज नहीं आने वाला है, जो मॉलिक्यूल्स का जो शेप रहेगा वही शेप रहने वाला है। और कोई भी इलास्टिक है तो प्लस एनर्जी का लॉस भी नहीं होगा। जब उनके बीच में कोलिजन होगा तो ना उनके शेप में चेंज आएगा और ना ही किसी तरीके का एनर्जी का लॉस होगा। तो तीसरा एजम्पशंस ये है आइडियल गैस के लिए। तो होप आपको इतना अगर आप कंसेप्ट याद रखते हैं तो आइडियल गैस का डेफिनेशन पूछेगा तो आपको ये डेफिनेशन लिखना है और ये एजम्पशंस लिख देना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्या क्या आइडियल गैस के बारे में हमने पढ़ा कि यह एक हाइपोथेटिकल गैस होता है जो सारे प्रेशर और टेम्परेचर पे तीनों गैसियस लॉ को फॉलो करता है। और इसके बाद हमने क्या एजम्पशंस लिखा कि 2 जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे आइडियल गैस के वो बहुत दूर दूर सेपरेटेड रहते हैं, और जब वो दूर दूर सेपरेटेड रहते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स जो लगने वाला होगा वो नेग्लिजिबल लगता है। क्लियर है? और तीसरा चीज़ हमने ये देखा कि उनके बीच में अगर मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन भी होता है या फिर जिस कंटेनर में हमने रखा हुआ है उसके वॉल से भी अगर वो टकराता है तो जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक होगा। और इलास्टिक का मतलब क्या होगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़े होंगे कि अगर कोई भी चीज़ इलास्टिक इन नेचर है मतलब उसके शेप में चेंज नहीं होने वाला है और प्लस किसी भी टाइप का कोलिजन से एनर्जी का लॉस नहीं होने वाला है। तो आप ये 3 एजम्पशंस याद रखिएगा आइडियल गैस के लिए। क्लियर है? तो ये आइडियल गैस का कंसेप्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं कि जो अलग अलग जो गैसियस लॉ होते हैं, लॉ ऑफ आइडियल गैस या फिर लॉ ऑफ गैसियस लॉ भी कह सकते हैं इसको। तो पहला लॉ हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में 2 और लॉ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला लॉ है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ हमें क्या बताता है कि अगर कोई भी आइडियल गैस है उसको अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम रखेंगे तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टेम्परेचर पे। क्लियर है? देखिए, यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि अगर किसी कंटेनर में अगर आइडियल गैस है और इस गैस का जो प्रेशर है वो किसी तरीके से हम लोग कांस्टेंट रख देते हैं, प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो जैसे जैसे उसका वॉल्यूम चेंज होगा वैसे वैसे उसका टेम्परेचर चेंज होगा। या इसके वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। क्लियर है? तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
एट कांस्टेंट प्रेशर, पर एक कांस्टेंट प्रेशर पे द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब क्या कि जब हम टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं तो वैसा टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि किसी भी कंटेनर में अगर मान लीजिए V वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस रखा हुआ है, क्लियर है, तो ये जो वॉल्यूम होगा इस पर्टिकुलर आइडियल गैस का वो उसके टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर चेंज होगा। कब? जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, या इसका उल्टा क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे वैसे वैसे इसके वॉल्यूम में भी चेंज देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो मतलब क्या होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। कौन सा लॉ बताता है? गैसियस लॉ बताता है, सॉरी चार्ल्स लॉ बताता है। क्लियर है? तो अगर हम इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक कांस्टेंट आने वाला आ जाएगा, तो V अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। मतलब कि V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 हम लोग इस प्रोसेस के लिए लिख सकते हैं। और अगर हम PV पे अगर इसको प्लॉट करने की कोशिश करें चार्ल्स लॉ को, तो वो हमें कुछ इस तरीके से प्रोसेस मिलेगा। क्लियर है? यहाँ पे क्या बता रहा है कि प्रेशर इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और जब प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। और अगर हम इसी को TS डायग्राम में ड्रॉ करें तो हमारा जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। क्लियर है? पैराबोला के फॉर्म में मिलेगा, ये इस तरीके से प्लॉट किया जाता है। क्लियर है? तो ये हमारा चार्ल्स लॉ कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में दो और लॉ को देखते हैं जो गैसियस का है। चलिए, सो फर्स्ट हमने चार्ल्स लॉ देखा। चार्ल्स लॉ में क्या था कि एट मतलब कि कांस्टेंट जो प्रेशर था, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हमारा वॉल्यूम था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था, टेम्परेचर का था। अब हम लोग नेक्स्ट दो और लॉ देख लेते हैं। बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बताता है? देखिए नाम ऐसे भी याद रखते हैं कि बॉइलिंग मतलब कुछ ऐसा है मतलब कि कोई कंसेप्ट नहीं है, बस एक याद करने का तरीका है। क्योंकि देखिए होना क्या है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम तीनों के बीच में हर बार एक एक लॉ को अगर हम कांस्टेंट करते, एक एक प्रॉपर्टी को कांस्टेंट करते जाएंगे और उसके करेस्पॉन्डिंग जो दूसरे दो प्रॉपर्टी के बीच में क्या रिलेशन आने वाला है वही हम इस तीनों लॉ में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे चार्ल्स लॉ में हमने क्या किया कि प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आया। वैसे ही बॉयल्स लॉ में हम लोग क्या करेंगे कि बॉयल्स लॉ में हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होने वाला है वो देखने वाले हैं। और जो गे-लुसेक लॉ होता है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर में क्या चेंज आने वाला है वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो जैसे आप लोग तीनों लॉ है तो तीनों लॉ में कंफ्यूज होंगे कि कब किसको कांस्टेंट करना है। तो बॉयल्स लॉ, बॉयल्स मतलब बॉइलिंग, बॉइलिंग मतलब क्या, टेम्परेचर से रिलेटेड है। और बॉइलिंग कब होता है? बॉइलिंग एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि अच्छा बॉयल्स मतलब बॉइलिंग, बॉइलिंग कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है तो मतलब इसमें हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो जो प्रेशर जो होगा इस केस में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके वॉल्यूम से। क्लियर है? तो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द गिवन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। मतलब इस केस में क्या होने वाला है कि टेम्परेचर को हम कांस्टेंट करेंगे और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो दोनों के बीच में इनवर्सली रिलेशन हमको मिलेगा। जबकि चार्ल्स लॉ में क्या मिला था कि प्रेशर को हमने जब कांस्टेंट रखा था तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन मिला था। तो अगर हम इसको पीवी डायग्राम में इस पर्टिकुलर प्रोसेस को शो करें तो इस तरीके से हमें पीवी डायग्राम पीवी में कर्व मिलेगा। क्लियर है? पीवी में इसका हमें कर्व मिलेगा। या आइसोथर्मल प्रोसेस जब आपको याद आ रहा होगा उस समय भी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन कुछ इस तरीके से होगा। और टीएस डायग्राम में तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमें एक ये पैरेलल लाइन मिलेगा इस केस में। क्लियर है?
और अगर हम वॉल्यूम को इस साइड ले आएँ तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब क्या हो जाएगा, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा रहा बॉयल्स लॉ के बारे में। अब हम लोग देखते हैं गे-लुसेक लॉ। अब गे-लुसेक लॉ में क्या है, पहला हमने चार्ज में प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट करके प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा कि गे-लुसेक लॉ में एट अ गिवन कांस्टेंट वॉल्यूम जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। क्लियर है, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है, तो वही हमने यहाँ लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ द गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर है, तो चार्ल्स ने हमारा क्या था, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को टेम्परेचर था जब प्रेशर कांस्टेंट हुआ, और इसमें गे-लुसेक में क्या हुआ कि जब वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रखेंगे तब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। और बॉयल्स में हमारा क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। क्लियर है, तो अगर हम इस प्रोसेस को पीवी डायग्राम में शो करें तो v इक्वल टू कॉन्स्टेंट का यही वाला हमें ग्राफ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये मिलेगा। और अगर इसको टेम्परेचर के टर्म्स में अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में हम लोग प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से कर्व मिलने वाला है। तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो अगर हम T को इस साइड में ले आएँ और प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं तो हमें क्या मिलेगा, P अपॉन T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इसको और हम क्या लिख सकते हैं, P1 T1 इक्वल टू P2 T2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर है, तो ये रहा हमारा 3 गैसियस लॉ के बारे में। क्लियर है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो होता है वो इसके आगे का जो भी है कॉम्बिनेशन, तीनों को कंबाइन करके एक नया मतलब कि स्टेट गैसियस का स्टेट बनता है, वो अब हम लोग देखते हैं। चलिए, सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जनरल गैस इक्वेशन। ये जो एक्चुअली जनरल जो गैस इक्वेशन है, तो जो हमने 3 अलग अलग जो गैसियस लॉ के बारे में पढ़ा है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, अगर इन दोनों को जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो वहाँ से उनके बीच में एक रिलेशन निकलता है जो कि आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस उस चीज़ को फॉलो करता है। इस पर्टिकुलर लॉ को ही बोलेंगे जनरल गैस इक्वेशन। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एक वर्ड यूज किया जाता है जनरली, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, तो जैसे देखिए, अगर प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम तीनों के बीच में क्या फंक्शन है, अगर उस फंक्शन को अगर हम लोग डिराइव करते हैं या जो इक्वेशन हमें डिराइव करके मिलता है वो तीनों प्रॉपर्टीज के बीच में, तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द स्टेट। क्लियर है, यानी कि अगर आपको 2 प्रॉपर्टीज पता होगा तो आप तीसरा प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ स्टेट से डिराइव कर सकते हैं, और यही इक्वेशन ऑफ स्टेट ही जनरली होता है जनरल गैस इक्वेशन। क्लियर है, तो जनरल गैस इक्वेशन क्या हो गया, ये बेसिकली प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है वो बताने की कोशिश करेगा, और वो कहाँ से होता है वो अभी हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ से डिराइव होता है। क्लियर है, तो जनरल गैस इक्वेशन मतलब क्या हो गया, जनरली इसी को बोला जाता है जनरल गैस इक्वेशन, मतलब कि जो हमारा आइडियल गैस है वो उसके आइडियल गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें इक्वेशन ऑफ स्टेट देता है। और अगर इसमें इक्वेशन ऑफ स्टेट का फ़ायदा क्या है कि अगर हमें 2 प्रॉपर्टी पता होगा तो तीसरी प्रॉपर्टी हम निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो वही चीज़ हमने लिखा है, द फंक्शनल रिलेशन अमंग द प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट और जनरल गैस इक्वेशन। यानी कि ये फंक्शन होता है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। क्लियर है, एंड इफ द 2 प्रॉपर्टी ऑफ गैस आर नोन, थर्ड प्रॉपर्टी कैन बी इवेल्युएटेड। और ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है या जनरल गैस इक्वेशन है वो हम कहाँ से डिराइव कर सकते हैं, तो जो हमने जो 2 गैसियस लॉ पढ़ा है, एक चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ, अगर हम दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो वहाँ से हमें एक जो इक्वेशन मिलेगा वही हमारा होता है जनरल गैस इक्वेशन। तो देखिए, फ्रॉम द चार्ल्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, और बॉयल्स लॉ से हमने क्या जाना है कि कांस्टेंट जो टेम्परेचर होता है उस पर जो हमारा प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके वॉल्यूम से। क्लियर है, तो यहाँ से देखिए, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर।
तो अब जब हम ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंबाइन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम होगा वो पर्टिकुलर आइडियल गैस का इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अपॉन प्रेशर। इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का, और यहाँ पे वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी यहाँ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का, और यहाँ पे वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर का। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम ये लिख सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू T/P, और इसको और हम क्या लिख सकते हैं, PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या PB अपॉन T इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। क्लियर है। और ये जो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट को ही हम लोग बोलते हैं, एक अलग कांस्टेंट से हम लोग शो किया जाता है, उसको बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको कि R बार से शो किया जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। इसकी वैल्यू क्या होती है, वो 8.314 जो है वो आएगा, वो अभी हम लोग देखेंगे कि वो वैल्यू कितना होता है और कहाँ से आता है। अभी बस आप याद रखिए कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन कहाँ से आया है, Pb अपॉन T इक्वल टू R बार, या इसको अगर हम n मोल के लिए अगर हम लिखने की कोशिश करें तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, Pb इक्वल टू T को इधर ले जाइए, और n मोल के लिए बात कर रहे हैं, ये क्योंकि 1 मोल के बारे में बात कर रहा था, तो अगर n मोल होगा तो कितना हो जाएगा, Pb इक्वल टू nRT, जहाँ पे P क्या है, आइडियल गैस का प्रेशर है, V जो है वो वॉल्यूम है, N जो है वो नंबर ऑफ मोल कितने हैं वो आइडियल गैस में, R बार है जो है वो क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और T क्या है, आइडियल गैस का टेम्परेचर है। क्लियर है। तो इसी को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको कि बार बार हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है। PB इक्वल टू nRT, और यहीं से PB इक्वल टू एक आएगा mRT, उसको वहाँ पे जब एक और इक्वेशन आएगा PB इक्वल टू mRT, यहाँ पे ये जो R रहेगा, इस R को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर है। तो दो इक्वेशन आएगा, अगर मोल के टर्म्स में यहाँ पे लिखेंगे, याद रखने यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे मोल लिखा होगा तब हम यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यूज करेंगे, जिसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, 8.314 किलो जूल पर kg मोल होता है। और अगर हम यहाँ पे मास लिखेंगे तो यहाँ पे ये जो R होता है वो कन्वर्ट हो जाता है R से, R बार कन्वर्ट हो जाता है R से, और इस R को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, जो कि अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है वो अभी हम लोग देखेंगे। बेसिकली जब ये वाला पर्टिकुलर जो वैल्यू होता है उसको मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देते हैं तो हमें कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट मिलता है। तो वो क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। बस अभी याद रखिए कि जनरल गैस इक्वेशन क्या होता है, वो ये होता है P अपॉन टी, PB अपॉन T इक्वल टू R बार, और N मोल के लिए अगर हम लिखेंगे तो PB इक्वल टू nRT। जनरली इस फॉर्म में ही लिखा जाता है जो हमारा गैस इक्वेशन है। तो PB इक्वल टू nRT या PB इक्वल टू PB इक्वल टू nR बार T। मैं बार बार छोड़ दे रहा हूँ, बार मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और केवल R लिखा होगा तो इसको बोला जाता है, मैं लिख देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, बट ये इक्वेशन को एक जगह लिखना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, जब हम लोग मोल लिखेंगे, बार बार बोल रहा हूँ, मोल लिखेंगे तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R बार रहेगा, और जब हम लोग यहाँ पे मास लेंगे उस पर्टिकुलर गैस का, तब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक केवल R रहेगा। क्लियर है। इन दोनों के बीच में रिलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हमने आज की क्लास में क्या देखा, आइडियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, 3 अलग गैसियस लॉ पढ़े, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और गैस लुसेक्स लॉ, और उसके बाद जो चार्ल्स लॉ है और बॉयल्स लॉ है दोनों को कंबाइन करके हमें एक इक्वेशन मिलता है जिसको बोलते हैं हम जनरल गैस इक्वेशन, और वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। वो क्या होता है, PB इक्वल टू nRT, या यहाँ भी ये भी आप बोल सकते हैं PB अपॉन T इक्वल टू R। क्लियर है। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है आपका जनरल गैस इक्वेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक और लॉ बचा हुआ है, और साथ में जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, इनके बीच में क्या रिलेशन है उसको अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरीके से हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। देन उसके बाद हम लोग आगे फिर देखेंगे। ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।